आप सबको मेरा नमस्कार। एक ये मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आई हूं अपने साथ। आप लोगों को भी इसकी आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी, खरीद लीजिए एक एक, क्योंकि इसी से ढूंढ रही हूं कि रुपया कहां तक गिरता चला गया है, और इसी से आगे ये भी ढूंढ रही हूं कि प्रधानमंत्री की गरिमा किस गोते में जाकर बस गई है। कहां तक गिरी है प्रधानमंत्री की गरिमा और रुपया, ये इस मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं भी ढूंढ रही हूं और ये मैग्नीफाइंग ग्लास से आप भी ढूंढिएगा। ढूंढो तो मिल ही नहीं रहा है, रुपया गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, संभाले संभल नहीं रहा है। 87 पर गोता लगाने को रुपया तैयार है। लगता है किसी को मोदी जी ने गलत बता दिया। अरे सेंचुरी नहीं लगवानी है रुपये से, रुपये को संभालना है। लेकिन एक एक ये मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोग भी खरीद लीजिए तो रुपये को ढूंढिएगा और प्रधानमंत्री की गरिमा को भी ढूंढिएगा। एक बड़े महान अर्थशास्त्री ने कहा था, जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। मेरे सूत्र तो मुझे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय में बड़ी खुदाई चल रही है। ढूंढा जा रहा है खुदाई कर करके कि कौन से गड्ढे में प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा जाकर घुस गई है। पता नहीं आपके सूत्र आप लोगों को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर $1 के मुकाबले, प्लीज चेंज द ग्राफिक, 87 के पार लगाने को बेआबरू है। 86-95 तक आ गया था, फिर थोड़ी विदेशी मुद्रा भंडार को कम किया गया, जैसे तैसे 86-30 पर संभाला गया। लेकिन कुछ ही दिनों और कुछ ही घंटों की बात है, 87 भी पार हो जाएगा। और यहां पर इसलिए यह बात बतानी जरूरी है क्योंकि जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने मई 2014 में, तब उनको हमने रुपया 58 पे दिया था। चौथा ग्राफिक लगाइए। $1 के मुकाबले मई 2014 में रुपया 58 था। जनवरी 2025 आते आते वो 87 पहुंच गया है। अकेले नरेंद्र मोदी ने रुपए को 50% डुबो दिया। रुपया पतला होता जा रहा है, यही कहते थे वो, और उसको पतला वो करते जा रहे हैं। और ये भी कहते थे मैं शासन में बैठा हूं, मैं समझ सकता हूं। अब तो आप प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। 58 पे रुपया दिया गया, उसको 87 पे पहुंचाया, मतलब 29 रुपए के करीब करीब रुपया गिरा। और 50% डाउन है रुपया नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। और ऐसा नहीं है कि रुपए को बचाने के लिए कुछ किया नहीं गया, पूरी ताकत लगाई जा रही है आरबीआई की ओर से। विदेशी मुद्रा भंडार, अगला ग्राफिक दिखाया जाए, 5वां। सितंबर 2024 में पीक पर विदेशी मुद्रा भंडार था $704 बिलियन। उसमें से लगभग $80 बिलियन खर्च कर दिया गया कि किसी तरह से तो संभले रुपया, लेकिन वो रस्साकशी चल रही है और रुपया संभाले संभल नहीं रहा है। $80 बिलियन खर्च किए गए, मतलब करीब करीब 6,83,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं कि रुपया 87 ना पहुंच जाए। लेकिन रुपया तो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है और गिरता ही जा रहा है। और जैसा कि आपको दिख रहा है, यह है फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 महीने में अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। वो ग्राफिक देख लीजिए आप लोग। 27 सितंबर 2024 को जो डेटा आया, उसमें देश का विदेशी मुद्रा भंडार $704 बिलियन था। और उसके बाद उसने थमने का नाम नहीं लिया गिरावट में। 704 से 701 हुआ, फिर 690 हुआ। ये जो डेटा है ये आरबीआई हर हफ्ते निकालता है, आज भी निकालेगा शाम को, और वो गिरेगा। $704 बिलियन, 701, 690, 688, 684, 682, 675, 657, 654, 652, 634 और $625 बिलियन। $80 बिलियन इसमें से खर्च हो गए करीब करीब।
कि रुपया बच जाए। फॉरेक्स रिजर्व पर खसोट खसोट के पैसा बहाया जा रहा है पानी की तरह, लेकिन रुपया संभाले नहीं संभल रहा है। और अब ये सबसे जरूरी ग्राफिक है। ये सारी चीजें हम आपके साथ साझा करेंगे और आशा करेंगे कि आप भी दिव्य ज्योति खोलकर इसको आगे बढ़ाइए। यह ग्राफिक सबसे जरूरी ग्राफिक है, क्योंकि हो सकता है आप नरेंद्र मोदी जी से रुपए पर चर्चा करिए या निर्मला जी से, तो वो नेहरू जी पर इसका दोषारोपण करने लगे कि नेहरू जी नहीं संभालने दे रहे रुपया। जब अंग्रेज ये देश छोड़कर गए तो रुपए और डॉलर की कीमत 3 रुपए 31 पैसे का $1 था, 3 रुपए 31 पैसे का। और ये ग्राफ मेरे पीछे आपको दिखाता है कि कितना किस प्रधानमंत्री ने रुपए की गिरावट में कंट्रीब्यूट किया। वो 3.3187 पर कैसे पहुंचा, वो जो 83-84 रुपए की गिरावट है उसमें किस प्रधानमंत्री ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ये डेटा आपके सामने है। यहां पर नेहरू जी ने टोटल गिरावट में 2% की हिस्सेदारी दी। शास्त्री जी के दौर में रुपए का मूल्य सेम रहा तो उसको हमने यहां नहीं लिया है। इंदिरा जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी 67 से 77 के बीच में, 67 से 77, तो रुपए में जो पूरा कंट्रीब्यूशन उनका रुपए की गिरावट में था वो 5% का था। इंदिरा जी के दूसरे शासनकाल में उन्होंने फिर से 5% की हिस्सेदारी निभाई रुपए की गिरावट में। वीपी सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के इससे पहले राजीव जी के कार्यकाल में 6% की हिस्सेदारी निभाई उन्होंने गिरावट में। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी 6% की हिस्सेदारी निभाई। जो रुपया गिरा 3.31 से 87, उसमें किसकी कितनी भागीदारी थी वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इंदिरा जी ने पहले शासनकाल में 5%, दूसरे शासनकाल में 5%, नेहरू जी ने 2%, उसके बाद राजीव जी ने 6%, उसके बाद मोरारजी देसाई में रुपया 88 पैसे असल में बढ़ा। वीपी सिंह जी के शासनकाल में 6% की गिरावट हुई। नरसिंह राव जी को एक बड़े जर्जर हालत में इकोनॉमी मिली थी और इसीलिए 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करने पड़े थे, आईएमएफ के पास जाकर लोन भी लेना पड़ा था। और उनके शासनकाल में उन रुपए की जो हिस्सेदारी हुई गिरावट में वो 17% हुई। उन्होंने टोटल कंट्रीब्यूशन इस गिरावट में 17% का किया। उसके बाद अटल जी ने 6 साल में रुपए को 45 के पार पहुंचाया और उनको 11% का श्रेय जाता है। फिर डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब को 2004 में रुपया 45 पे मिला, 2007 में वो रुपए को 41 पर ले आए थे। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक डिप्रेशन के बावजूद हमारी करेंसी गिरकर सिर्फ 48 तक गई थी। लेकिन 2012 में जब टेपर टैंट्रम हुआ, जब फेडरल रिजर्व जो उनका आरबीआई समझ लीजिए सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, और उसने बॉन्ड्स को टेपर करने की बात करी, वो बहुत बड़ी एक आर्थिक खबर थी और उससे इमर्जिंग मार्केट की करेंसी खूब गिरी। और यह सच है कि हमारा रुपया भी गिरकर 62 के आसपास, 62 नहीं 69 के आसपास पहुंच गया। लेकिन 4 महीने के अंदर 69 से खींचकर हम रुपए को वापस 58 पर लेकर आए। जीडीपी ग्रोथ 5.1% हो गई थी, उसको 6.9% पे लाए। 2% लगभग जीडीपी बढ़ाया कुछ ही महीनों में, जो नरेंद्र मोदी सपने में भी नहीं कर सकते हैं। $35 बिलियन का विदेशी निवेश भी लेकर आए और हमने नरेंद्र मोदी जी को रुपया 58 रुपए 46 पैसे पर सौंपा था 26 मई 2014 को। तो टोटल गिरावट में डॉक्टर साहब का कंट्रीब्यूशन 16% से थोड़ा ज्यादा, चलिए आप 17 कह लीजिए, उतना था। लेकिन यहां होती है असल कहानी शुरू, क्योंकि दुनिया के महान अर्थशास्त्री, हर चीज के विशेषज्ञ और तूफानी स्पेशलिस्ट नरेंद्र मोदी जी की एंट्री होती है। और उन्होंने टोटल गिरावट में अभी तक 34% का कंट्रीब्यूशन किया है। टोटल गिरावट में 34% का कंट्रीब्यूशन, और अपने कार्यकाल में रुपए को 50% से ज्यादा गिरा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। यह ग्राफ आपको आंकड़े के साथ असलियत बता रहा है, क्योंकि 29 रुपए जो कम हुआ, रुपया टूटा उनके शासनकाल में, वो करीब करीब 50% की गिरावट है और पूरी गिरावट में उनकी भागीदारी 34% की रही है। और अब रुपए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 87 से आंख में चोली खेल रहा है। ऐसा लगा कि रुपया भागता जा रहा है
और मोदी जी यहां से नारे लगा रहे, सब अब की बार 60 पार, अब की बार 65 पार, 70 पार, 75 पार, 80 पार, 85 पार, अब तो 87 भी पार ही करा देंगे। लगता है मन में बना लिया है सेंचुरी बनाकर ही रहेंगे। अब अंधभक्त भोले भक्त जो नए नए विशेषज्ञ बने हैं अर्थशास्त्र के गूगल करके, वो आपसे कहेंगे ऐसी कौन सी बड़ी बात है, हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए। उन भक्तों को समझाइए कि टूटते हुए रुपए का मतलब है कि आपका जो आयात है उसका दाम बढ़ रहा है। योर इंपोर्ट्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव। आप सबसे ज्यादा इंपोर्ट कच्चा तेल करते हैं, कच्चे तेल को इंपोर्ट करने का आपका दाम बढ़ता है। जितना दाम वहां बढ़ेगा उतनी आपकी घरेलू महंगाई बढ़ेगी। जैसे जैसे तेल का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, सब्जी, फल, अंडा, दूध, हर चीज का दाम बढ़ता है। डायरेक्ट लिंक रुपए का कमजोर होने का आयात से है। ज्यादा महंगा आयात मतलब ज्यादा महंगी चीजें, ज्यादा महंगी चीजें मतलब आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर को बढ़ाएगा। ज्यादा बड़ी ब्याज दरों का मतलब है कि आपकी ईएमआई बढ़ेगी। अगर घर का लोन लिया है, ऑटो का लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, तमाम चीजों की किस्तें और ज्यादा हो जाएंगी। विदेश जाने का मन हुआ तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, विदेश में पढ़ने का मन हुआ तो वो और भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। जब हम रुपए की बात करते थे तो सामने से बीजेपी के जो एक से एक धुरंधर अर्थशास्त्री हैं, तूफानी स्पेशलिस्ट, अरे हमें डॉलर से मतलब ही नहीं है, हम बाकी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। मान्यवर, हिंदुस्तान का टोटल विदेशी ट्रेड का 86%, 86% डॉलर में होता है। और मोदी मित्र ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने क्या कहा, चेतावनी दे डाली कि ब्रिक्स के नेशंस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के नेशन अगर किसी और करेंसी में डॉलर के अलावा ट्रेड करेंगे तो उन पर मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। अब पता जी मोदी जी का मूड ठीक हुआ है कि नहीं, बुलाए नहीं गए थे, पता नहीं थोड़े उभरे हैं उस शौक से कि नहीं उभरे हैं। लेकिन अगर शौक से उभरेंगे, टूटा दिल जुड़ेगा तो देखेंगे कि मित्र ने तो चेतावनी दे डाली है, तो डॉलर में आपको ट्रेड करना पड़ेगा और डॉलर के मुकाबले रुपए को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मंच से हमारे कुछ सवाल हैं। क्या मोदी सरकार को रत्ती भर फर्क भी पड़ता है कि रुपए के साथ क्या हो रहा है? क्या कोई रणनीति बनी है इस रुपए को मजबूत करने की? मुद्रा भंडार को झोंका जाएगा रुपए को बचाने के लिए? क्या मोदी सरकार को जरा सी भी यह परवाह है कि गिरते रुपए का सीधा संबंध महंगाई से है? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीबों की कमर तोड़ रही है महंगाई। क्या उनको इसका जरा सा भी इल्म है और लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए वो क्या कर रहे हैं? ये 4 सिंपल सवाल टूटते हुए रुपए पर हम पूछ रहे हैं। और इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, आई विल मेक अ वेरी ब्रीफ स्टेटमेंट इन इंग्लिश। राइट हियर बिफोर यू is Narendra Modi trying to resurrect and control and rein in the fall of the Indian rupee. He's not being able to do that. This is a magnifying glass. And I have brought it because I have lost track of how deep and how steeply the rupee has fallen, and of course with that, the Prime Minister's dignity. This is the magnifying glass which will help us discover the rupee. Because it was Mr. Modi who said that along with the falling rupee, the Prime Minister's dignity and his office's grace also falls. I wonder what does he have to say? Because rupee is today staring at 87 to a dollar. He was handed over the rupee at 58 to a dollar when he became Prime Minister. Please go to the third grab. When he became Prime Minister in 2014. This is where the rupee is today, and this is last checked about an hour and a half back. But rupee has been dangerously close to 87. It looks like Mr. Modi has made up its mind for the rupee to hit a century. This is where the rupee was. It was at 58 to a dollar in 2014 when he became the Prime Minister. And under his nose, it has gone down to 87. Essentially, the rupee has fallen by 29 rupees to a dollar, which is a fall of 50% in the last 10 years. And it is not as if the government hasn't done
much to rein in the rupee. The RBI has done a lot actually. The RBI has spent close to $80 billion since September 2024 to rein in the rupee. $80 billion converts to 6,83,000 crore rupees, and still the rupee's free fall continues unabated. I want to show you where our forex reserves are. Our forex reserves today are at a 10-month low. On the 27th of September, and this is a figure the RBI reports every week, on the 27th of September, it was at $704 billion. The last reported number for the 10th of January, which was reported on the 17th, is at $625 billion. This is how much from the steep highs of 704 it has fallen. And before Mr. Modi begins to blame Nehru, here is a pie chart that explains to you, that tells you the contribution of each of our prime ministers in the falling rupee. When the British left this country, the rupee was at 3 rupees 31 paisa to a dollar. The rupee has fallen by about 83, 84. If you take the contribution of each of these prime ministers to that 83, 84 rupee fall, this is how it stacks up. Jawaharlal Nehru, their pet punching bag, actually contributed only 2% to that fall. Indira ji in her first tenure contributed 5%, and in her second tenure contributed 5%. Rajiv ji contributed 6%. After him, VP Singh contributed 6%. Narasimha Rao got an extremely fragile, broken economy, and he was pushed to the walls to bring in the reforms of 1991. We had to go to the IMF. He contributed 17% to this fall. Atal ji became the prime minister. Rupee hit the 45 rupee to a dollar mark. He contributed 11% to this fall. When Dr. Manmohan Singh became prime minister, he inherited the rupee at 45. He actually strengthened the rupee to 41 till the global financial economic crisis happened in 2008. And even then, our currency fell to only 48 to a dollar. It was during the taper tantrums of 2012-2014, emerging market currencies were falling, and so did our currency. We fell to 69 to a dollar, but we resurrected the rupee and brought it to 58, and that is how much we handed it over to Mr. Modi. Not just that, we pulled back growth from 5.1 to 6.9%, almost a 2% rise. We brought back foreign investments to the tune of $35 billion in a matter of few months. That's how you resurrect. But yes, Dr. Singh contributed a little over 16%. For the benefit of all of you, let's say 17% to the fall in this rupee. And then the world's biggest economist, a specialist in every matter, Mr. Modi comes to the fore. He has contributed 34% to the total fall of the Indian currency since independence, and he has ensured that the rupee has fallen by 50% from where he inherited in 2014. 34% is the highest fall any prime minister has contributed to the depreciating rupee. People might turn around and ask you, how does it matter? Well, it matters a lot. Your imports are more expensive. Expensive imports means your domestic prices of essential items are more expensive. Inflation is higher. Higher inflation essentially means vegetable, fruits, eggs, things like that. Essential items become more expensive. RBI will move in to raise rates to control inflation. And RBI's raising rate means your EMIs are going to be higher. They will be costlier. Your home loan EMIs, your auto loan EMIs, your education loan EMIs, several personal loan EMIs, all of that will be much higher. They will be expensive overseas travel and education. From this platform, we only ask 4 questions. Does the Modi government realize what a depreciating rupee is doing? Do they have the plan to resurrect and strengthen the rupee? For how long will we continue to spend our precious forex reserves to control and strengthen the rupee, something that the Modi government is not being able to do? And do they realize for once and for all that a falling rupee contributes to high inflation? And do they have any plan whatsoever to bring in respite to the common people of this country and give them some respite from back-breaking high prices? आपके सवालों का स्वागत है. अगर आप रुपए पर पहले सवाल पूछेंगे तो बहुत अनुग्रहित रहूंगी. रुपए पे आपका जी मैम, आपने चार्ट से पूरा बताया कि किस तरीके से रुपए में गिरावट हुई, कौन से कार्यकाल में कब रात. मैं सरल भाषा में आपसे समझना चाहता हूं कि रुपए
में जब गिरावट आती है तो कौन से मार्कर्स हैं जो जहां पे सरकार फेल होती है तो रुपया गिरता है, और उसका इफेक्ट आपने बताया कि जैसे कॉमन मैन में पड़ता है, लेकिन कौन से मार्कर्स है जहां पर सरकार ये फेल रही है आपके हिसाब से कि रुपया इतना डेप्रिशिएट हुआ है? इस सरकार की अर्थव्यवस्था को लेकर सबसे पहली यह समस्या है कि वो समस्या को स्वीकारना नहीं चाहती है। आप बेरोजगारी की बात करिएगा तो वो कहेंगे हमने इतने करोड़ रोजगार बना दिए। अरे तो जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? जो युवा परेशान है वो क्यों परेशान? आप महंगाई की बात करिएगा, आपको वित्त मंत्री खड़ी होकर कह देंगी मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। आप बात करिएगा किसी और अर्थव्यवस्था, आप बात करिएगा जीडीपी ग्रोथ की कि इतने सालों में सबसे ज्यादा नीचे गिर गई। इस सरकार के मंत्री कहते हैं जीडीपी ग्रोथ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वही हाल रुपये का भी है। जब रुपए पर बात उठाई गई कि रुपया निरंतर गिर रहा है, इस देश की विदेश मंत्री का वो जवाब छोटे छोटे बच्चों को भी याद है, रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो आप क्यों नहीं मजबूत हो रहे हैं? ये तो वही बात हुई, मोदी जी से पूछा गया जाड़े पर, क्लाइमेट चेंज पर, उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, बुढ़े होने के कारण हमारी सहन शक्ति कम हो रही है और डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, का कोरिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है सबसे पहली समस्या है कि आप समस्या का निवारण तभी कर सकते हैं जब आप समस्या को स्वीकारिएगा। आप डॉक्टर के पास जाकर अगर पेट दर्द की शिकायत कर रहे हैं और डॉक्टर ये मानने को तैयार नहीं है कि आपके पेट में दर्द है, तो आपको वो दवाई किस चीज की देगा? सबसे पहले समस्या को स्वीकारा ही नहीं जा रहा है। दूसरा, जिस तरह से एफपीआईज, जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत छोड़ रहे हैं, जिस तरह से हॉट कैपिटल छोड़ के जा रहा है लगातार, और उस पर यह दम्भ और अहंकार कि हमें फर्क नहीं पड़ता विदेशी निवेश आए ना आए, हमारे डोमेस्टिक ही काफी है। कहां से आ रहे हैं आपके पास डोमेस्टिक निवेश? किस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग? जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म है एफडीआई, उसमें भी गिरावट है, जो शॉर्ट टर्म एफपीआई है उसमें भी गिरावट है। और यह एक कुचक्र है। महंगाई बढ़ेगी तो रुपए पर उसका फर्क पड़ेगा, रुपया कमजोर होगा महंगाई और बढ़ेगी। तो कहीं पर तो सरकार को आकर इंटरवीन करना पड़ेगा, और इंटरवेंशन सिर्फ विदेशी मुद्रा को खर्चना नहीं हो सकता है। और एक बात और बता दूं, 10 महीने में सबसे निचले स्तर पर हमारी विदेशी मुद्रा है। हिंदुस्तान का रुपया साउथ ईस्ट एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। ऐसा नहीं है कि सब लोग गिर रहे हैं तो उसमें हम भी गिर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा गिर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उनको परवाह नहीं है इस बात की। मैम, जिस तरह से आपने रुपए के बारे में बताया, जनवरी 2020 से लेकर 4 साल में रुपए की जो प्रदर्शन है वो 20% गिरी है। इसी को देखते हुए मूडीज ने कहा है कि रुपया जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा मानी गई। यही तो मैंने कहा, अभी साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। मैंने अपने लास्ट लाइन अपने वक्तव्य की यही बोली थी। मुझे ऐसा लगता है कि नेहरू का दोषारोपण, विषयांतर करना, आप अर्थव्यवस्था की बात करिएगा वो आपको खुदाई कराने लगेंगे, आप बेरोजगार की बात करिएगा वो आपको धर्म रक्षक बनाने लगेंगे, अपने बच्चों को नहीं आपको बनाने लगेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था का जो कुचक्र है, ये सब एक चीज से, रुपया अलग, महंगाई अलग, ग्रोथ अलग, बेरोजगारी अलग, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। अर्थव्यवस्था का एक ढांचा होता है, वो ढांचा टूट गया है, वो मूलभूत ढांचा टूट चुका है, और सरकार को या तो उसका इल्म नहीं है या उसकी परवाह नहीं है। वो कहते भी हैं मुझे परवाह नहीं है, या शायद उनके पास निवारण करने वाले लोग नहीं है। कोई और सवाल इस पर? जी 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 मैम, तो एक तो चूंकि बजट आने वाला है, तो आप क्या कुछ सरकार से कांग्रेस मांग करती है कि क्या, या कुछ सुझाव अपनी तरफ से कि ये कदम सरकार को उठाने चाहिए गिरते रुपए को संभालने के लिए? एक तो ये मैम, और दूसरा एक सवाल दिल्ली चुनाव को लेकर है, उस पे मैं सबसे पहले तो सरकार को सिर्फ एक ही सुझाव दूंगी, समस्या को स्वीकार लीजिए। समस्या को स्वीकार लीजिएगा तो जरूर उसका निवारण भी ढूंढिएगा, उसका समाधान भी ढूंढिएगा। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से टैक्स की मार इस देश की आम जनता पर हुई है, जिस तरह से टैक्स की मार गरीबों पर, निम्न मध्यम वर्ग पे, मध्यम वर्ग पे हो रही है, उससे लोगों को जरूर बचाया जाना चाहिए। जिस तरह से टैक्स की से लोगों की कमर तोड़ी जा रही है, इस बजट में जरूर कोई ना कोई राहत आनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे उपभोग
और निवेश दोनों बढ़े, जो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आपका दिल्ली चुनाव। मैम, दिल्ली चुनाव को लेकर ये सवाल है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक मैदान में नजर नहीं आ रहे। राहुल गांधी के बारे में बताया जा रहा है तबियत खराब है, इसकी वजह से वो सभाओं नहीं पहुंच रहे। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी चुनाव से भाग रहे हैं, दिल्ली चुनाव से, और राहुल गांधी के अलावा जो बाकी आपके स्टार कैंपेनर्स हैं वो भी कहीं मैदान में नजर नहीं आ रहे। इसके पीछे क्या वजह है? बड़ी अद्भुत बात है। अब राहुल जी कहां कैंपेन करेंगे, कितना करेंगे, कब करेंगे, इसका भी फैसला बीजेपी करेगी। राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह रणछोड़ नहीं है, वो रणबाकुर है, और उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ने का मन बनाया है। ईश्वर उनको जल्दी से ठीक करे। उनकी तबीयत नासाज है और उसकी वजह से वो मैदान में नहीं है। लेकिन जो पहला मुद्दा उन्होंने दिल्ली का उठाया, वो हर ओर से आवाज सुनाई दे रही है कि दिल्ली कितनी गंदी कर दी है। बजबजाती हुई नालियां, जो सड़कों पे खुल के नालियां बह रही हैं, जो कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, जिसको पेरिस बनाना था, उस वादे से मुकर गए। और जहां तक स्टार प्रचारकों की बात है, हमारे स्टार प्रचारक हैं मैदान में। अभी आपको वो मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिखेगा। इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, सचिन पायलट जी हैं, तमाम जगह उन लोग सभा कर रहे हैं। हम लोगों को भी सभा करने को बोला गया। आज मेरी भी कुछ सभाएं हैं, हमारे कई साथियों की भी सभाएं हैं, और फोकस ग्रुप मीटिंग्स भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कहने के अनुसार हमारे स्टार कैंपेनर्स काम नहीं कर रहे। हम अपने हिसाब से काम करेंगे, बीजेपी अपना घर देखे। हमारा सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में दंगा कराने वाले लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, और वो उदाहरण दिल्ली का दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम शाहीन बाग के तारीख को दोहराना चाहते हैं। क्यों ऐसा इस तरह की बातें कर? शाहीन बाग के जो भी आरोपी हैं, मुझे उनकी बेसिर पैर की बातें ही नहीं समझ में आती। मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं? ये सब लोग, जब इस देश के एक समुदाय विशेष को गालियां दी जाती हैं, जब समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगला जाता है, जब दिल्ली में दंगे होते हैं, तो ना ये मान्यवर दिखते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, और ना जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी सबके हितैषी बने हुए वो दिखते हैं। गुजरात जाते हैं, बिल्किस बानो का नाम नहीं लेंगे। सीए में जो गोली चलाता है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। दंगे होते हैं, मौन व्रत रख के राजघाट पर बैठ जाते हैं। अरे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। मैं तो केजरीवाल जी से ये कहती हूं, आपके अंदर ये दम होना चाहिए था कि जब लोगों का घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था, आप खड़े हो जाते बुलडोजर के सामने। किसकी हिम्मत होती घर तोड़ने की? आप चले जाते एक जगह जहां दंगे हो रहे थे, बिल्कुल शांति बहाल हो जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और वही इनके दूसरे मित्र कर रहे हैं। जी मैम, अभी खबर आ रही है वक्फ की जो मीटिंग थी जेपीसी की, उसमें से तमाम जितने विपक्षी सांसद थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। 10 सांसदों को, नासिर हुसैन और तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं और बाकी विपक्षी दलों के। और जिस तरह से वो लोग ये बात रेज कर रहे हैं कि बुलडोज किया जा रहा है वक्फ की पूरी रिपोर्ट को, और एडहॉक मीटिंग्स बुलाई जा रही है और ऐसा है की जा रही कि मैं इस पर प्रतिक्रिया बहुत लिमिटेड दूंगी, क्योंकि जो मेरी जानकारी है वो आपके माध्यम से आ रही है। आपका कहना है अगर कि उन लोगों को सस्पेंड किया गया, तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ढकोसला ही क्यों करना था। आप संसद में भी जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है उसको सस्पेंड कर देते हैं। एक साथ 150 सांसद सस्पेंड होते हैं क्योंकि वो आपसे सवाल पूछते हैं। और अब आप यही काम फोकस ग्रुप जो मीटिंग्स है उसमें भी कर रहे हैं। अगर मीटिंग्स में भी यही काम होगा तो सर्वदल की मीटिंग, उसकी कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? फिर आप बुलडोज कर दीजिए, लेकिन आप वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास नंबर्स नहीं है। असलियत यह है, मेरा अपना मानना है कि सेंसिटिव मुद्दों पर, जरूरी मुद्दों पर एक आम सहमति इस देश में बननी चाहिए, और नरेंद्र मोदी आम सहमति बनाने के बड़े खिलाफ हैं। लेकिन जो लोग इन कमिटीज के, जो लोग इन ग्रुप्स के इंचार्ज हैं, उनको भी जानना पड़ेगा कि आपको भी इतिहास माफ नहीं करेगा। सर्वसम्मति से कोई फैसला लीजिए, आप दूसरों की सुनिए, अपनी राय रखिए, और उसके बाद एक कंसेंसस पर आइए। ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता है? मैम दूसरा, अच्छा, हारेंगे, ले आए बिल। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को सस्पेंड करके किसी कमेटी का कोई काम नहीं हो सकता है। फिर उस कमेटी के माने क्या है? मैम एक और सवाल था। अमानुतुल्लाह खान के बेटे जो है ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हुए नजर आते हैं और इस तरह से बोलते हैं कि मैं विधायक का बेटा हूं, चालान कैसे कर सकते हो? पुलिस ने 20,000 का चालान किया है, उसको लेके प्रतिक्रिया। ये खबरें सिर्फ दिल्ली से नहीं आ रही हैं, ये खबरें इस देश के कोने कोने से आती हैं।
कोई अपने आप को मंत्री का बेटा बताता है, कोई उप मुख्यमंत्री का बेटा कहता है, कोई मुख्यमंत्री की औलाद है। तो ये कोई तरीका नहीं है ना। आप आम नागरिक की तरह, जैसे आम नागरिक ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करिए। अभी मध्य प्रदेश में नहीं आया था वहां के मंत्री के बेटे कैसे खुली जीप में सरसराते हुए हर ट्रैफिक नियम को ताक पर रखते हुए घूम रहे थे और उनका अपना वीडियो और रील बना रहे थे। तो मेरा अपना मानना है कि चाहे वो दिल्ली के मंत्री के या विधायक के बेटे हों, चाहे वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं के भी हों, आप इस देश के नागरिक हैं और आपको हर नियम कानून का पालन करना है। कि कैसे कांग्रेस पार्टी कैंपेन कर रही है और तमाम स्टार प्रचारक हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक सवाल है कि कांग्रेस का जो आला कमान कहा जाता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी की तबीयत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी मैदान में नहीं उतरना, ये सवाल खड़े करता है कहीं कांग्रेस आला कमान बैकफुट पे तो नहीं है। किस बारे में बैकफुट में रहेंगे हम? खुलकर प्रचार करने में अब तक स्टार्ट भी नहीं किया। प्रियंका जी ने और खड़गे जी मैदान में आए ही नहीं। प्रियंका जी कोई छोटी सी नेता नहीं है। प्रियंका जी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा हैं, जैसे कि हमारे अध्यक्ष हैं। और जब चुनाव अभी तूल पकड़ेगा, जब चुनाव मोमेंटम पकड़ेगा, जरूर उनकी सभाएं की रैली लगाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप गन पाउडर देखकर खर्चा करते हैं। आप छोटी सभाओं में अपने दूसरे स्टार प्रचारकों को बेचते हैं, आप दूसरे फोकस ग्रुप्स में किसी और को भेजते हैं, आप प्रियंका जी, अध्यक्ष जी या राहुल जी का इस्तेमाल बड़ी रैलीज में करते हैं। मुझे लगता है कि इतना फ्रीडम तो कांग्रेस को आपको देना पड़ेगा कि हम अपने हिसाब से अपने नेताओं से प्रचार करा सकें। मैम, वन क्वेश्चन। तो मैं क्या करूं? यही सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी और जो शीर्ष नेतृत्व की बात की, तो इस तरह के भी आरोप है कि वो फील्ड में। किसके आरोप है ये किसका आरोप है? तो मैं बीजेपी के हर मूर्ख आरोप का जवाब देने के लिए तो नहीं बैठी हूं। मुद्दे नहीं है, इस वजह से चुनाव प्रचार से बच रहे हैं, इस तरह का आरोप। किसके पास मुद्दे नहीं है? आप लोगों के पास। 26 साल से बीजेपी बाहर है। बीजेपी पहले अपना घर देखे ना, हमारी इतनी चिंता ना करे। थैंक यू बट नो थैंक यू। Ma'am, an incident has been reported from London where there was a screening of emergency movie was taking place, and some of the masked pro-Khalistanis had come there and stopped the screening. And British MP has also raised this concern, and now Kangana Ranaut is saying that British MP is raising the voice of the freedom of speech, but the Indian politicians are completely silent upon this issue. What's your take on it, ma'am? You know, before I comment on that, I would like to make another comment. Forget about Kangana Ranaut and her movie. The reality is that Donald Trump refused to invite Narendra Modi to his swearing-in ceremony. But the inaugural Liberty Ball, we saw Gurpatwant Singh Pannu there, and he was raising slogans on Khalistan, and the reality is that nobody from the Trump administration chucked him out of that room, and not one whimper of objection has been raised by the Indian government. इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? और मैं इसको हिंदी में भी बोलना चाहती हूं। आप कंगना जी की पिक्चर की बात कर रही हैं और जहां पर भी खालिस्तानी नारे लगेंगे हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन असलियत एक ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति की जब शपथ ली तो नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, लेकिन उनके पहले इनॉग्रल लिबर्टी बॉल में खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू नजर आया और उसने वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। असलियत यह भी है कि पन्नू को उस कमरे से निकालने का काम ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के एक अधिकारी ने नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के पूरे प्रशासन, जयशंकर जी के अमेरिकी सॉइल में होने के बावजूद हमने एक आपत्ति उस पर नहीं जताई। यह असलियत है। मैं मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी विभाग कुछ खरीदारी हुई है, जिसमें चम्मच 810 रुपए में, करछी 1348 में, एक जग 1247 रुपए में खरीदा गया है। मैं ढूंढ रही हूं, कल गई थी बर्तन के मार्केट कि ऐसी चीजें कहां मिल रही हैं। 800-900 रुपए के चम्मच कहां मिल रहे हैं? ऐसी एक अभिलाषा है 1 करोड़ का पर्दा देखने की, जब भी खुलेगा वो म्यूजियम जो घर बना था शीश महल। ऐसी एक अभिलाषा ये भी है कि बीजेपी के राज में 900 का चम्मच मिल रहा है आंगनवाड़ी के लिए, वो देखने की भी अभिलाषा है।